नमस्कार बच्चों, हमने पाठ 10 का कुछ हिस्सा पढ़ लिया था। आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से किस प्रकार विभिन्न प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, किस प्रकार बनते हैं। तो आपको ये जो टेबल है ये इसमें याद करनी है। मैंने याद करने का तरीका बताया था कि बिंब की जो स्थिति है वो 6 स्थितियाँ होती है। ये छहों स्थितियाँ हमको अवतल दर्पण पर बना लेनी है। तो हमें इसके लिए अवतल दर्पण का हर एक भाग हमें पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ कि मान लीजिए ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में हम जानते हैं कि जो सेंटर वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं पी। ये जो केंद्र होता है इसको पी बोलते हैं। और अगर ये गोला मान लें तो यहाँ पर इसका हो जाएगा केंद्र यानी कि सी। और हम इससे बिल्कुल सीधी रेखा जो गुजारते हैं इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष हो गई हमारी। और इस मुख्य अक्ष पर सी और पी के बिल्कुल बीच में कौन सा बिंदु होता है? एफ। अब बिंब हम कहाँ कहाँ रखेंगे? वो 6 स्थितियाँ हमने देख ली कि 6 स्थितियाँ होती है। तो 6 स्थिति कौन कौन सी होती है? ये जो 2 बिंदु बने हुए हैं, इस बिंदु सी के कुछ आगे हमको समान दूरी पर लगा लेना है एक और बिंदु जिसे हम कहेंगे अनंत। यानी कि सबसे पहले हम बिंब को इस स्थिति पर रखेंगे, अनंत पर। अनंत के बाद सी और इसके बीच में, अनंत के बीच में एक और स्थिति आएगी जिसे हम कहेंगे सी से परे। इसके बाद सी और एफ के बीच में एक और बिंदु लगाएंगे जिसे हम कहेंगे सी और एफ के बीच में। एक बार हम रखेंगे एफ पर और एक बार रखेंगे हम एफ और पी के बीच में। तो ये 6 स्थितियाँ हो गई। 1 2 3 4 5 6। ये 6 स्थितियाँ आपको याद करनी है। पहला बिंब को कहाँ रखेंगे? अनंत पर। दूसरा सी से परे। तीसरा सी पर। चौथा सी और एफ के बीच में। फिर एफ पर, ये एफ बिंदु है इसलिए फिर एफ पर रखेंगे। और फिर कहाँ रखेंगे? एफ और पी के बीच में। इस प्रकार हमको बिंब की अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग प्रतिबिंब ज्ञात करना है। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं, अगर इस टेबल के अनुसार हम सबसे पहले कहाँ रखते हैं? सबसे पहले हम रखते हैं, ये भी आपको मैंने बता दिया था कि यदि प्रतिबिंब इस मुख्य अक्ष से ऊपर बनता है तो सीधा, और अगर इसके नीचे बनता है तो उल्टा प्रतिबिंब माना जाता है। अगर प्रतिबिंब पीछे बनता है दर्पण के तो आभासी, और अगर इधर बनता है तो वास्तविक। अब सबसे पहली परिस्थिति पर विचार करते हैं। सबसे पहली परिस्थिति हमें दिखाई दे रही है। हमने पढ़ा कि सबसे पहले हम बिंब को कहाँ रखते हैं? अनंत पर रखते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी अनंत पर रखा जाता है किसी बिंब को, बिंब यानी वस्तु को जब भी अनंत पर रखा जाता है तो किरणें कैसी पड़ती हैं? समानांतर। यानी कि जब अवतल दर्पण पर समानांतर किरणें पड़ेंगी, मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण पर ये समांतर किरणें आ रही हैं। ये समांतर किरणें आ रही है। अब मैंने बताया था कि कम से कम कितनी किरणें हमें बनानी है? 2। तो एक किरण और बना देते हैं। ये 2 किरण बन गई, एक ये और एक ये। जब भी समानांतर किरणें अवतल दर्पण पर गिरेंगी तो हमेशा कौन से बिंदु से गुजरेंगी? एफ बिंदु से। यानी कि ये किरण टकरा कर इस एफ बिंदु से गुजरेगी। ये जो आएगी वो भी इधर गुजरेगी और ये जो जाएगी वो भी इधर गुजरेगी। यानी कि कटान कहाँ हुआ? कटान हुआ यहाँ पर। यहाँ जो कटान हुआ मुख्य अक्ष के एफ बिंदु पर, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब कैसा बना? बिंदु के साइज़ का बना। तो हम प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो एफ पर बना और बिंदु समान बना और वास्तविक और उल्टा बना। वास्तविक क्यों बना? क्योंकि इधर की साइड बन रहा है, मुख्य अक्ष पर बिंदु की तरह बन रहा है। तो ये हमें चारों स्थितियाँ याद हो जाएंगी। अब हमने अनंत पर रख लिया। अब हम कहाँ रखेंगे? अब हम रखेंगे यहाँ पर, हमारी दूसरी स्थिति यहाँ पर। तो इसे हम क्या कहते हैं? सी से परे। जब हमने बिंब को सी से परे रखा तो कैसे रखेंगे? तो हम रखेंगे सी से परे यानी कि अनंत और सी के बीच में। यह हमने बिंब रखा। अब जब हमने बिंब रखा तो फिर से समानांतर किरणें, एक किरण तो हमेशा ही आएगी समानांतर, हमेशा मतलब ज़्यादातर स्थितियों में। तो यहाँ फिर ये किरण इस दर्पण पर पड़ती है और दर्पण पर पड़ के किससे गुजरती है? एफ से गुजरती है। तो ये एफ से गुजरती है और दूसरी किरण आती है सी से गुजरती हुई
इस दर्पण पर पड़ती है। तो जो सी से आती है वो वापस सी से ही गुजर जाती है, ये हमको मालूम है। तो कटाव कहाँ हुआ, दोनों किरणों का कटाव हुआ यहाँ पर। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर। और ये प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है। आप देख सकते हैं ये जो बिंब है ये सीधा है, ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये इससे उल्टा बना है। ये बड़ा है, ये छोटा है। तुलना कर सकते हैं आप, ये बड़ा है, ये छोटा है और वास्तविक है। किरणें आपस में कट रही हैं तो वास्तविक है। अगला देखते हैं, अगली स्थिति हमने देख ली है कि हमने अनंत पर रख लिया, सी से परे रख लिया। तो अब हम किस पर रखेंगे, सी पर रखेंगे। जब हम सी पर रखते हैं तो हमें पता है कि एक रेखा तो समानांतर जाएगी और इससे गुजरेगी एफ से। तो एफ बिंदु पर जब ये रेखा गुजरी तो ये इस तरह से गुजरेगी और दूसरी रेखा गुजरेगी एफ से गुजरती हुई। हमें ये भी हमने पढ़ा था कि कोई भी रेखा जब एफ बिंदु से गुजरकर दर्पण पर पड़ती है तो वो भी कैसी जाती है, समानांतर। तो एक किरण तो ये जाती है और एक किरण ये जाती है यहाँ से। दोनों समानांतर, एक तो समानांतर आते हुए एफ से गुजरती है, एक एफ से गुजरते हुए समानांतर निकलती है। तो दोनों के कटने से यहाँ पर बनेगा, सी पर प्रतिबिंब बनेगा और ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक और इसके समान साइज का बनेगा। ये मैंने सही ढंग से खींची नहीं है इसलिए सही ढंग से दिख नहीं रही। ये वाली जो रेखा थी वो यहाँ आनी चाहिए थी और ये वाली जो रेखा थी वो यहाँ, यानी कि ये कटाव का हुआ यहाँ पर। तो ये इस तरह से आपको रेखाएं सही खींचनी है। ये रेखा यहाँ पर, ये वाली रेखा यहाँ पर, यहाँ कटाव होता है। दूसरा हम देखते हैं अगली स्थिति, अगर बिंब को हम रखें सी और एफ के बीच में तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यह अवतल दर्पण है। यहाँ पर हमने अब की बार बिंब को रखा सी और एफ के बीच में, यानी कि यहाँ पर। तो एक किरण तो कैसी जाएगी, समानांतर जाएगी ही जाएगी। तो ये समानांतर गई तो किससे गुजरेगी, एफ से गुजरेगी। निश्चित बात है, आपको हमेशा याद रखना है कि एक किरण समानांतर जाएगी जो कि हमेशा एफ से गुजरेगी और दूसरी किरण जो है वो सी से ही जा रही है और सी से ही वापस लौटती है। यानी कि कोई भी किरण यदि सी बिंदु से गुजरती है तो जिस पथ पर जाती है उसी पथ पर वापस लौटती है। तो ये वापस जा भी रही है और वापस इस पर लौट भी रही है। ये दोनों जहाँ मिले वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि सी और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बना और ये प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना। ये वास्तविक बिंब है और ये इसका प्रतिबिंब है। बिंब कैसा प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, उल्टा और बड़ा। ये हम देख के पता लगा सकते हैं। अगली परिस्थिति पर विचार करते हैं कि यदि बिंब किस पर रखा जाए, एफ स्थिति पर रखा जाए। यानी कि ये अवतल दर्पण है और अब की बार बिंब कहाँ रखा हमने, एफ पर रखा। जब हमने एफ पर रखा तो एक किरण कैसी जा रही है, समानांतर, जो कि एफ बिंदु से गुजर रही है। दूसरी किरण जा रही है सी से, जो कि इसी पे जाके इसी पे लौट रही है। अब देखिए कि यहाँ पर दोनों जो रेखाएं हैं वो समानांतर है, जो कहीं भी नहीं मिल रही है। इसलिए दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट परिस्थिति पे विचार करते हैं कि अब की बार बिंब जब हमने यहाँ रख लिया, पांचों स्थिति पे रख लिया, तो अब हम कहाँ रखेंगे, एफ और पी के बीच में। एफ और पी के बीच में रखते हैं तो यहाँ पर अब रेखा समांतर नहीं आएगी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि एफ जो है वो पीछे है। अब समांतर ना आके रेखा कौन सी आएगी, तिरछी रेखा आएगी। एक तिरछी प्रकाश की रेखा आएगी इधर से, जो कि पी बिंदु पर पड़ेगी और वापस इधर लौट जाएगी। जब ये इधर लौटेगी तो एक रेखा तो इधर हो गई और एक रेखा जो सी से जाएगी वो है। ये दोनों रेखाएं जो है ये यहाँ तो कटेंगी नहीं, ये कहाँ कटेंगी, पीछे की साइड में कटेंगी और ये वास्तव में नहीं कटेंगी। हम इनको जब ऐसे मिलाएंगे, एक इस वाली रेखा को, एक सी से गुजरती हुई रेखा और एक पी बिंदु से गुजरती हुई रेखा को जब हम मिलाएंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर कट जाएगी। तो यहाँ पर जो ये कटने का आभास देती है, ये बात हमको ध्यान रखना है। वास्तविक रेखाएं नहीं हैं, आभासी रेखाएं हैं। हमने इनको आगे जाके मिलाया है तब कटी हैं। तो ऐसी रेखाएं आभासी, इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब बना जो कि आभासी है
और सीधा है, और प्रतिबिंब जो है वो बिंब ये है, प्रतिबिंब ये है, तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है। तो इस प्रकार हमने 6 स्थितियाँ पढ़ ली हैं। इस प्रकार से हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बना सकते हैं। किरण आरेख बनाना होता है तो हम इस तरह से बना सकते हैं। अब अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तेज प्रकाश के लिए टॉर्च या सर्च लाइट या वाहनों के आगे के शीशे में होता है। चेहरा बड़ा देखने के लिए शेविंग दर्पण में होता है। दांतों को बड़ा देखने के लिए दंत चिकित्सक करते हैं। और सौर भट्टी में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हम अवतल दर्पण के साथ साथ उत्तल दर्पण का भी पढ़ लेते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थितियों पर प्रतिबिंब बनाना है हमको, एक तो अनंत पर और एक अनंत और पी के बीच में। जब हम अनंत पर बिंब रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F पर, और इसका साइज़ भी क्या होगा? बिंदु के समान होगा। और ये इन दोनों परिस्थितियों में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब हम देखते हैं कैसे। ये हमारा उत्तल दर्पण है। अब की बार यहाँ पर रेखाएं पड़ेंगी तो किस बिंदु पर पड़ेंगी? F पर। हमें पता है कि कोई भी किरण जब समानांतर आती है तो किस पर कटती है? F पर। तो 2 किरण हम काट रहे हैं तो ये दोनों कटी किस बिंदु पर? F पर। इसका मतलब ये जो बिंब रखा हुआ है इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ पर बना। इसकी आकृति कैसी है? बिंदु समान है, उल्टा है, वास्तविक नहीं है, आभासी है, सीधा है। उल्टा नहीं है, ये सीधा है क्योंकि आभासी है। अब हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी स्थिति अनंत और पी के बीच में रखा जाए, यानी कि अगर यहाँ पर रखा जाए तो क्या होगा? तो एक किरण तो समानांतर जो जा रही है वो किरण यहाँ पर, ये समानांतर जो किरण जाएगी वो इधर से इधर लौटेगी। तो जब ये लौटेगी तो ये पीछे से हम इसको काटते हुए इधर लाएंगे, जो कि आभासी रूप से काट रहे हैं। और एक किरण जो सी है वो सी किरण जो है वो इधर ही आएगी अपने पथ पर, और अपने पथ पर ही लौट जाएगी। तो ये किरण यहाँ से आती है, इसी पर लौट जाती है, तो इसको भी हम पीछे से मिला लेते हैं। ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काटती है वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बिंब से छोटा, आभासी और सीधा। आभासी क्यों है? क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं काट रही हैं, आभास देती है कटने का। तो इस प्रकार उत्तल दर्पण में दोनों जो प्रतिबिंब बनते हैं वो पीछे बनते हैं दर्पण के और आभासी बनते हैं। ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद थोड़ा सा हम ये भी पढ़ लेते हैं कि आगरे का जो किला है उसकी दीवार में एक दीवार में उत्तल दर्पण इस तरह से लगा हुआ है कि यदि हम किसी फिक्स जगह पर खड़े हो जाएं तो हमें पूरा आगरे का किला उस पे से दिखाई देता है। इसके उपयोग भी पढ़ लेते हैं। उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है? हमने पढ़ रखा है कि पार्श्व शीशे के रूप में किया जाता है। वाहनों में पीछे के बड़े बड़े वाहनों को हम देख सकते हैं बहुत दूर तक भी। इसके अलावा गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी क्या होता है? ये है आजकल जो नई चिन्ह परिपाटी है उसको हम कहते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और इसमें हमें जो बिंब है वो हमेशा कहाँ रखा जाता है दर्पण में? बाईं ओर रखा जाता है। और जो दूरी नापी जाती है वो हमेशा किससे नापी जाती है? P से, यानी ध्रुव से। अब हम दर्पण सूत्र भी देख लेते हैं। गोलीय दर्पण में जो बिंब की P से दूरी होती है, यानी कि केंद्र से जो दूरी होती है उसको हम U से शो करते हैं। किसकी दूरी को? बिंब की दूरी को। और प्रतिबिंब की दूरी P से किससे शो करते हैं? V से शो करते हैं। यानी कि बिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी, और फोकस दूरी तो हम जानते ही हैं। फोकस बिंदु से P की दूरी जो है उसको हम F से शो करते हैं। तो इन तीनों में संबंध हम जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/v + 1/u = 1/f। ये सूत्र हमारे आगे काम आएंगे प्रश्नों को हल करने में। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन को हम m से शो करते हैं। आवर्धन जो होता है वो बिंब और प्रतिबिंब के आकार की तुलना करता है, उसके अनुपात को शो करता है। जैसे m = प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' से लिखते हैं और बिंब की ऊंचाई को h से शो करते हैं। अब अगर हम आवर्धन का संबंध v और u से लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे h' अपॉन h बराबर -v अपॉन u। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा बिंब की जो ऊंचाई होती है वो धनात्मक होती है और आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होती है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। ये प्रश्न करते समय हमें ध्यान रखना है।
तो इस प्रकार आज हमने परावर्तन से रिलेटेड प्रतिबिंब का पढ़ लिया है।